तो ओके, पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वाज द हाई पॉइंट एंड व्हाट केम टू बी नोन एज द कोल्ड वॉर। ये हम लोगों ने कल तक और पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम ये देखते हैं कि देखिए, अगर आपको बोर्ड के एग्जामिनेशन में एक्चुअल डेफिनेशन पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द कोल्ड वॉर या कोल्ड वॉर को क्या कहते हैं, तो आप ये लाइन लिखिएगा, द कोल्ड वॉर referred to the competition, the tension and the series of confrontation between the United States and the Soviet Union backed by their respective alliance। backed का मतलब ये होता है ना कि यूएस और यूएसएसआर में तो हो ही रहा था, लेकिन साथ ही साथ जो उन्होंने अपना अलायंस बनाए हुए थे, अपने साथी जो बनाए हुए थे, जिसको हम नाटो और वॉर्सो पैक्ट बोल रहे हैं, वो उनके बीच में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्रंटेशन था, टेंशन था, कंपटीशन था, जो कि जो जो रीजन में जो एक दूसरे के खिलाफ रहते थे, अलग अलग रीजन में उनकी भी लड़ाई होती थी। इसी वजह से बोला है कि बैक्ड बाय द रिस्पेक्टिव अलायंस। अब यहाँ पर तो ये हमने देख लिया, और ये भी आप वर्ड डाल सकते हैं कि हाउएवर इट नेवर एस्केलेटेड इनटू अ हॉट वॉर। मतलब यहाँ बोलता है कि लकली था, ये बहुत अच्छा मतलब बात हम कह सकते हैं कि ये लकली इसमें कन्वर्ट नहीं हुआ कि इसमें हॉट वॉर में, क्योंकि अगर कोल्ड वॉर हॉट वॉर या शूटिंग वॉर में कन्वर्ट हो जाता तो डेफिनेटली इट वुड हैव लीड टू द हायर डिस्ट्रक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता, क्योंकि अगर न्यूक्लियर वॉर हो जाता तो ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुका है न्यूक्लियर वॉर की वजह से जापान में भी, तो इस वजह से ये लोग भी थोड़ा न्यूक्लियर वॉर करने में घबरा रहे थे। ठीक है, तो ये जो है आप डाल सकते हैं, और ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपको कि कोल्ड वॉर क्यों नहीं हॉट वॉर में या शूटिंग वॉर में कन्वर्ट हुआ। तो यही बताइएगा कि जो कोल्ड वॉर था वो हॉट वॉर या शूटिंग वॉर में इसलिए कन्वर्ट नहीं हुआ बिकॉज बोथ द रिस्पेक्टिव अलायंस आर कंसर्न्ड अबाउट द डिस्ट्रक्शन। उनको पता था कि दोनों साइड कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता है, उसके जो आफ्टर कॉजेज है वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। इस वजह से दोनों ही जो साइड थे, दोनों ही ब्लॉक थे, दोनों सुपर पावर थे, वो थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबली बिहेव कर रहे थे। आप टेंशन मत लीजिए, आगे अभी जो मैं पढ़ाऊँगी तो ये सब जो मैं बोल रही हूँ वो आगे बुक में ही है, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कोल्ड वॉर है वो सिंपली, अच्छा देखिए, कोल्ड वॉर तो एक तो ये राइवलरी थी ही थी इनके बीच में, मतलब यूएस और यूएसएसआर में लड़ाई थी, ये तो थी, लेकिन इनके जो बीच में जो कोल्ड वॉर था, दैट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि आपकी विचारधारा अलग है, आपकी आइडियोलॉजी अलग है और मेरी आइडियोलॉजी अलग है। ठीक, लाइक इन द सेंस आप कह सकते हैं कि जैसे आप किसी किसी दूसरे क्रिकेटर को मानते हैं, आप ए क्रिकेटर को मानते हैं, हम बी क्रिकेटर को मानते हैं, तो आपका प्रेफरेंस और आपकी लाइकिंग अलग है, मेरी प्रेफरेंस और मेरी लाइकिंग अलग है, तो आपकी भी सोच दूसरी हुई, मेरी भी सोच दूसरी हुई। तो उसी तरह से जो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है वो दोनों ब्लॉक्स का दूसरा दूसरा बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे शुरू करते हैं। द कोल्ड वॉर वॉज नॉट द सिंपली अ मैटर ऑफ द पावर ऑफ राइवलरी ऑफ मिलिट्री अलायंसेस एंड ऑफ द बैलेंस ऑफ पावर। ठीक है, मतलब पावर का, अलायंस का, सिस्टम का, मिलिट्री का, ये सब का तो था ही था, लेकिन आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था। अब यूएस और यूएसएसआर में आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट का ये मतलब होता है कि यूएस का जो अपना अपना खुद का फंडा था, दैट इज़ ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी उसकी। ठीक है, मतलब जहाँ पर प्राइवेट ओनरशिप होती है, हर चीज़ प्राइवेट के कब्जे में होती है, मतलब प्राइवेट ओन्ड होती है। और जो यूएसएसआर था वो स्टेट ओन्ड गवर्नमेंट थी, मतलब यहाँ पे जो कम्युनिस्ट रूल हुआ करता था वहाँ पे, मतलब जो भी चीज़ें आती थी वो सरकार के अंतर्गत आती थी और सब कुछ सरकार संभालती थी। तो ये दोनों ही जो आइडियोलॉजी थी वो अलग अलग थी, और दोनों ही एक दूसरे अपनी आइडियोलॉजी को ज़्यादा प्रेफर करते थे और ज़्यादा ही कहते थे। इस वजह से एक और ये आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी एक रीज़न है कि दोनों के बीच में कोल्ड वॉर होता है। ठीक, तो हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, पावर तक। These were accompanied by the real ideological conflict as well as a difference over the best and the most appropriate way of organizing the political, economic and social life all over the world. The Western Alliance, अब देखिए, जो यूरोप है ना वो दो पार्ट में बट गया था। ठीक है, तो अगर जो वेस्ट यूरोप जो हुआ वो यूएस का अलायंस हो गया, और जो ईस्ट यूरोप हुआ वो आपका, सो लेट्स स्टार्ट आवर अनदर टॉपिक, द व्हाट इज़ द कोल्ड वॉर। अब कोल्ड वॉर क्या है, देखिए अभी तक हम लोगों ने सब कुछ जो कोल्ड वॉर में बेसिकली यहाँ बताएगा वो मैं आपको पहले ही पार्ट में बता चुकी हूँ, बट स्टिल आई विल रिपीट द होल स्टोरी सो दैट यू विल डोंट हैव टू फेस द प्रॉब्लम, आपको वापस ना जाना पड़े, मैं बता दूंगी आपको। तो क्योंकि कोल्ड वॉर क्या है, एक्चुअली ये कोल्ड वॉर स्टार्ट कैसे हुआ वो बताने की कोशिश कर रहा है। देखिए,
द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज़ अ लैंडमार्क इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है तो जो कंटेम्प्रेरी मतलब जो प्रेजेंट एरा शुरू होने वाला होता है, दैट इज़ उसके बाद एक लैंडमार्क साबित हो जाता है। 1945 में जो एलाइड फोर्सेस थी, दैट इज़ लेड बाय यूएस, सोवियत यूनियन, दैट इज़ यूएसएसआर, ब्रिटेन एंड फ्रांस, डिफीटेड द एक्सेस पावर विच इज़ लेड बाय जर्मनी, जापान एंड इटली, एंडिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो अप टू 1945 तक चला था, दैट इज़ 1939 टू 1945, वो मैंने आपको बता दिया है। द वॉर हैड इन्वॉल्व ऑलमोस्ट ऑल द मेजर पावर ऑफ द वर्ल्ड एंड spread out to regions outside the Europe, including the Southeast Asia, China, Burma, which is now called as Myanmar, and the parts of India's northeast। अब देखिए ये जो वॉर हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन तक नहीं था, ये यूरोप के बाहर तक के एरिया में भी फैला हुआ था। और यूरोप के बाहर जो ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड फैला था, मतलब एक्सटेंड था, इसका इन्फ्लुएंस इतना था कि ये यूरोप के बाहर सारे जो कॉन्टिनेंट्स थे, जो कंट्रीज़ थे, उसको भी इन्वॉल्व कर लिया था, जैसे कि चाइना, बर्मा जो कि प्रेजेंट डे म्यांमार कहलाता है, और हाँ ये सारी चीज़ें, और साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज़ थे वो सब, एंड द पार्ट्स ऑफ इंडिया नॉर्थ ईस्ट, मतलब इंडिया के कुछ नॉर्थ ईस्ट जो कंट्रीज़ थे वो भी इसके इन्फ्लुएंस हो गए थे। अच्छा, फिर वही बात मैंने जो बताई थी, द वॉर डिवास्टेटेड द वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ ह्यूमन लाइव्स एंड सिविलियन प्रॉपर्टी। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड अर्लियर शेकन द वर्ल्ड बिटवीन 1914 टू 18। तो जब आप फर्स्ट वीडियो मेरी देखेंगे, इफ़ यू हैव नॉट सीन, गो एंड वॉच इट राइट नाउ गाइज। उसमें आपको अगर आप उसको देखेंगे तो आपको डेफिनेटली ये अभी तक की स्टोरी पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें वही है कि जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने पूरी इकोनॉमी रुइन कर दी थी, डिवास्टेट कर दी थी, इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑल्सो बहुत ज़्यादा ह्यूमन का लाइफ होता है, और डेफिनेटली कोई भी वॉर होता है तो ह्यूमन की जो लाइफ्स होती है, जो सिविलियन की प्रॉपर्टी होती है, बहुत ज़्यादा उसमें नुकसान होता है, डिवास्टेट होने लगता है, ठीक है। द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज द बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर, ठीक है। वही 45 में ख़त्म होता है और उसके बाद कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब इकोनॉमिक सिचुएशन जो है, जो इकोनॉमी है ब्रिटेन और फ्रांस की, वो रूइंड हो जाती है, क्योंकि उनको कॉलोनीज़ जो थी वो भी उनकी आज़ाद हो जाती है, जिससे उन्हें कोई भी फ़ायदा नहीं मिल पाता है, और ऐसे भी कंटिन्यूस इंगेजमेंट था उनका वॉर में इतने लंबे पीरियड तक, तो उनकी इकोनॉमी ऐसे ही डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से होता क्या है ना कि वो दोनों तो डाउन हो जाते हैं, बचते हैं सिर्फ दो सुपर पावर, दैट इज़ यूएस एंड यूएसएसआर। तो इसी वजह से कोल्ड वॉर शुरुआत हो जाता है। द वर्ल्ड वॉर एंडेड व्हेन द यूनाइटेड स्टेट्स dropped the 2 atomic bombs on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945। देखिए, this can be asked in your examination in 1 marker, और अगर आप कोई बड़े आंसर भी लिख रहे हैं ना तो you have to add this। तो अगर आप ऐड करेंगे ना तो आपके नंबर थोड़े बढ़ने के चांसेस होंगे, नॉट चांस, डेफिनेटली इट विल इंक्रीज। तो बोलता है कि देखिए, जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है ना, तो एक्चुअली एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है उस समय कि जापान वॉज अबाउट टू सरेंडर, और थोड़ा वो डिले कर रहा होता है, प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पर इस वॉर को ख़त्म करने के लिए लोग ऐसा बोलते हैं, क्रिटिक्स ऐसा बोलते हैं। और यूएस ने भी जब ये काम किया था तो ये खुद भी ये स्टेटमेंट दिया था कि देखो, जापान वॉज नॉट रेडी टू सरेंडर। जापान का ही यूएस का ये स्टेटमेंट था कि जापान जो है वो सरेंडर नहीं कर रहा है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इतना ज़्यादा ह्यूमन की लाइव्स डिवास्टेट हो गई हैं, एक पूरी इकोनॉमी डिवास्टेट हो गई, लोगों की लाइफ दिन ब दिन जा रही है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए मैं अभी तुरंत बॉम्ब गिरा दूंगा हिरोशिमा और नागासाकी में, जिससे कि जापान ऑलरेडी डाउन हो जाएगा और पूरा वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाएगा। तो यूएस का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि मैंने इसलिए बॉम्ब गिराया था। तो ये जो 2 न्यूक्लियर वॉर गिराए थे अगस्त 1945 में, वेयर ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी, 2 जगह गिराए थे, कॉजिंग अ जापान टू सरेंडर। अब देखिए, अब ये जो एक्टिविटी यूएस ने की, इस एक्टिविटी के अगेंस्ट में भी लोग थे, जिसको क्रिटिक्स बोलेंगे, जो क्रिटिक्स ने क्रिटिसाइज़ किया, और दूसरी तरफ कुछ लोग जो थे वो इसके सपोर्ट में थे, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि कैसे वर्ल्ड वॉर जो है वो 2 होता है, फिर वर्ल्ड वॉर 1 में कितनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस, इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन जैसी चीज़ें होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो एंड हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड होना ही कोल्ड वॉर का बिगनिंग बोल रहा है, ठीक है। द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर
द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ऑल्सो द बिगनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर, क्योंकि जैसे ही हमारा 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म होता है तो डेफिनेटली हम देखे कि उसके बाद दो सुपर पावर इमर्ज होकर आता है और वो सुपर पावर यूएस एंड यूएसएसआर हो जाता है और फिर वो कोल्ड वॉर की सिचुएशन क्रिएट करता है. द वर्ल्ड वॉर एंडेड व्हेन द यूनाइटेड स्टेट ड्रॉप द 2 एटॉमिक बॉम्ब ऑन द जापानीज साइट्स ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945. देखिए, आपको ये बात याद रखनी होगी कि जब उस समय वर्ल्ड वॉर सेकेंड को ख़त्म करना था तो यूएस ने क्या किया कि जापान के ऊपर उसने, मतलब जापान के जो 2 स्टेट्स थे हिरोशिमा एंड नागासाकी पे, उसने 2 बॉम्ब गिरा दिए इन अगस्त 1945. अब इसमें क्या होता है, और उसने क्या बोला, ये रीज़न दिया कि हमने बॉम्ब इसलिए गिराया क्योंकि वो सरेंडर करना, मतलब वो सरेंडर करवाना चाहता था कि जापान तुरंत से तुरंत सरेंडर कर दे, वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म हो जाए और जितनी भी ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस लाइफ की हो रही है, जो भी इकोनॉमिक सिचुएशन ख़राब हो रही है अब, मतलब तो वो सारी चीज़ें भी ठीक हो जाए. ठीक है, वो ये है. लेकिन अब ये जो एक्शन which was taken by the US to stop the World War II, that was criticized by the critics and some people are in the favor of this activity. ठीक है, मतलब जो भी US के सपोर्टर थे वो डेफिनेटली US की इस एक्टिविटी को सपोर्ट करेंगे, बट दोज हु आर नॉट द सपोर्टर और जो क्रिटिक्स वगैरह होते थे वो तो डेफिनेटली हर चीज़ को क्रिटिसाइज ही करते हैं. तो दिस कैन बी आस्क इन द एग्जामिनेशन ऑल्सो कि जो भी ये जो यूएस की एक्टिविटी की गई तो क्या क्रिटिसाइज में क्रिटिसिज्म क्या हुआ, या पूछ सकता है कि क्रिटिसिज्म और फेवर्स के क्या क्या पॉइंट दिखाए गए या बताए गए, आप वो लिखिए. तो देखिए, दो वर्ड यहाँ पे दो पॉइंट्स आते हैं. देखो, क्रिटिक्स ने क्या क्रिटिसाइज़ किया, कहा कि जब जापान वॉज अबाउट टू सरेंडर, जब जापान ऑलरेडी सरेंडर कर रहा था, देन देर इज़ अ नो नीड टू डू, मतलब ये जो बॉम्बिंग करने की कोई स्थिति तो थी नहीं. जब वो जापान ऑलरेडी रेडी था वहाँ पर करने के लिए तो कोई ज़रूरत नहीं था. ठीक है, और दूसरा उन्होंने बोला कि वो भी, मतलब दूसरा पॉइंट उन्होंने, जो क्रिटिक्स थे उन्होंने बोला कि एक्चुअली में जो मेन रीज़न था यूएस के बॉम्ब करने का जापान के ऊपर, कि जो यूएसएसआर था ना वो अपना मिलिट्री और पॉलिटिकल जो एरिया था वो बढ़ा रहा था एशियन रीजन में, जैसे कि इसके वजह से इसको रोकने के लिए कि मतलब इसकी पावर, उसकी जो सैन्य शक्ति है, जो उसकी पॉलिटिकल पावर है वो और ज़्यादा एशियन रीजन में एक्सटेंड ना करे, ये हमसे आगे ना निकल जाए, इसीलिए हम इसको बॉम्ब कर देंगे तो अभी ही इसकी पावर ख़त्म हो जाएगी. ठीक, तो दे सजेस्टेड दैट द यूएस एक्शन वाज इंटेंटेड टू स्टॉप द सोवियत यूनियन फ्रॉम मेकिंग द मिलिट्री एंड पॉलिटिकल गेन्स इन एशिया एंड एल्सवेयर एंड टू शो मॉस्को दैट द यूनाइटेड स्टेट्स आर सुप्रीम. ओके, तो जो यूएस सपोर्टर हैव आर्ग्यूड that dropping the atomic bomb was unnecessary to end the war quickly and to stop further loss of America and allied lives. ठीक है, तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये बिल्कुल बेकार था कि मतलब इन्होंने ये सारी चीज़ें की, बट क्योंकि 2 पॉइंट यहाँ पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं और कुछ 2 पॉइंट जो है वो उसके फेवर में हैं. ठीक, अब तो नेक्स्ट पैरा स्टार्ट करते हैं. While the Cold War was an outcome of the emergence of the US and USSR as a 2 superpower rival to each other, it was also rooted in the understanding that the destruction caused by the use of atom bombs is too costly for any country to bear. तो यहाँ पर देखो, ये क्या, यहाँ पर इस पैराग्राफ में हम ये समझेंगे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि देखो, जब जापान के ऊपर न्यूक्लियर वेपन डाला गया, जब न्यूक्लियर बॉम्बिंग की गई यूएस के द्वारा, और उसके बाद जब कोल्ड वॉर की सिचुएशन पैदा हो गई, तो वहाँ पर अब दोनों ही कंट्री, दोनों ही सुपर पावर ये बात समझ गए थे कि न्यूक्लियर वेपन की लड़ाई का मतलब ही है कि बहुत वाइडर रेंज पे डिस्ट्रक्शन होना, और अगर कोई भी डिस्ट्रक्शन या कोई भी एक्टिविटी न्यूक्लियर वॉर की होती है, और न्यूक्लियर वॉर अगर होता है इन केस, तो डेफिनेटली कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, हम किसी को भी विनर नहीं कह पाएंगे, क्योंकि यूएस अगर यूएसएसआर पे न्यूक्लियर बॉम्ब करता है तो यूएसएसआर भी बॉम्बिंग करेगा यूएस पे, और दोनों ही जगह पे इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाएगी लाइफ की कि कोई भी, मतलब एक सक्सेसफुल या विजेता बताना किसी भी दोनों कंट्री में से ये इम्पॉसिबल होगा, और जो आगे जो फ्यूचर की जो लाइव्स होगी, जो अभी की लाइफ होगी, जो खतरे में होगी, वो तो होगी ही होगी. तो दोनों ही कंट्री को ये बात समझ में आ रही थी कि अब बहुत ज़्यादा जो कॉस्ट है न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करना, न्यूक्लियर वेपन से लड़ाई करना, ये बहुत ही ज़्यादा हाई है और ये बहुत कोई बियर नहीं कर पाएगा, इसको कोई झेल नहीं पाएगा. द लॉजिक इज़ सिंपल येट पावरफुल. व्हेन द 2 rival powers आर इन पोजेशन ऑफ न्यूक्लियर
weapons capable of inflicting the death and destruction unacceptable to each other. A full-fledged war is unlikely. In spite of provocation, neither side would want to risk a war since no political gains would be justify the destructions of their societies. मतलब वही कहने का मतलब है कि कोई आप किसी को पॉलिटिकल विजेता नहीं कह सकते हैं, या कोई भी मतलब कोई आप किसी को विनर नहीं कह सकते हैं। जो भी चीज़ें होंगी आपको ये रिस्क है बहुत बड़ा, ठीक है। तो न्यूक्लियर वॉर को आगे चीज़ें ना हो, मतलब ये सारी चीज़ें ना हो, और अपने आप को बचाने के लिए ही कि कोल्ड वॉर सिर्फ कोल्ड वॉर बन के ही रहे, कोई न्यूक्लियर वॉर ना बन जाए, कोई फुल स्केल या फुल फ्लेज वॉर ना बन जाए। इसके वजह से यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया है, लॉजिक ऑफ डिटरेंस। लॉजिक ऑफ डिटरेंस में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एक्चुअल में इसका क्या मतलब होता है। तो लॉजिक ऑफ डिटरेंस का मतलब है, सीधा सीधा मतलब ये है कि अपने आप को बचाने के लिए अगर कोई वॉर रोका जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, कि अपनी ही लाइफ सेव करनी है, तो वो होता है लॉजिक ऑफ डिटरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही सिचुएशन थी। दोनों ही कंट्री लॉजिक ऑफ डिटरेंस का यूज़ कर रहे थे ना, कि दोनों ही कंट्री बच रहे थे ताकि उनके जो कंट्रीज़ के जो पीपल हैं और उनके कंट्री का जो डिस्ट्रक्शन है वो बच जाए, और वो न्यूक्लियर वेपन ना हो, न्यूक्लियर वॉर ना हो। तो ये लॉजिक ऑफ डिटरेंस एक अनदर रीज़न है कि जो कोल्ड वॉर जो है वो हॉट वॉर और शूटिंग वॉर में नहीं बदला, ठीक है। तो अब दोनों ही साइड में देखो, दोनों ही साइड में कैपेसिटी थी, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर द सुपर पावर्स, और उनके अंदर ये कैपेसिटी थी कि वो रिटेलिएट कर सकते थे। लेकिन वो ये बात जानते थे कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा और इट वुड बिकम वेरी डिफ़िकल्ट टू बियर द कॉस्ट। तो इस वजह से दस द कोल्ड वॉर, इन स्पाइट ऑफ बीइंग एन इंटेंस फॉर्म ऑफ राइवलरी बिटवीन द ग्रेट पावर, रिमेन अ कोल्ड एंड नॉट हॉट और शूटिंग वॉर। यही मैं बोल रही हूँ ना। तो डिटरेंस रिलेशनशिप प्रिवेंट द वॉर बट नॉट द राइवलरी। देखो, वॉर तो ठीक है, उसने प्रिवेंट कर दिया कि कोई लड़ाई नहीं हुई, बट आज भी अगर देखो तो अमेरिका एंड रशिया के बीच में उतनी ही ज़्यादा कंपटीशन रहता है। कभी रशिया आगे रहता है, कभी अमेरिका, बट अभी हम कहें तो अमेरिका हमेशा आगे रहता है, क्योंकि अमेरिका टेक्नोलॉजी के सेक्टर में आगे है और बहुत सारे तरीक़ों में भी आगे है, ठीक है। तो अब इसमें ये बता रहा है कि नोट द मेन राइवलरी फीचर ऑफ द कोल्ड वॉर, द टू सुपर पावर एंड द कंट्रीज एंड द राइवल ब्लॉक्स लेड बाय द सुपर पावर्स वर एक्सपेक्टेड टू बिहेव एज अ रैशनल एंड रिस्पॉन्सिबल। अब देखिए, लॉजिक ऑफ डिटरेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, लॉजिक ऑफ डिटरेंस का यूज़ कर रहे हैं कि कोल्ड वॉर जो है वो हॉट वॉर और शूटिंग वॉर में ना हो, और कोल्ड वॉर जो है वो न्यूक्लियर वॉर में ना कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए तो ठीक है, लेकिन जो वॉर का माहौल कहीं पर भी होता है ना, और अगर दो कंट्री एक दूसरे की बहुत ज़्यादा राइवल होती हैं और वॉर का सिचुएशन होता है, तो उस समय ऐसा बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि कोई फॉल्स स्प्रेड हो जाए या रूमर हो जाए, मतलब अफवाह फैल जाए कहीं ना कहीं से। तो दोनों ही कंट्री को कि कोई भी न्यूक्लियर वॉर ना हो फर्दर, इस चीज़ को रोकने के लिए बोथ ऑफ द सुपर पावर्स हैव टू बिहेव रैशनली। दोनों को रैशनली बहुत ही अच्छे तरीके से और रिस्पॉन्सिबल होकर इस चीज़ का सोचना होगा, कोई भी स्टेप लेना होगा, क्योंकि इन केस अगर कोई फॉल्स स्प्रेड या कोई रूमर फैल भी जाती है, मान लो एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसा दिन आता है जिसमें कि यूएसएसआर के ऊपर बॉम्बिंग हो जाती है और यूएसएसआर को बोल दिया जाता है कि यूएस ने बॉम्बिंग की है, बट इन एक्चुअल और इन रियलिटी यूएस ने किया ही नहीं रहता है, लेकिन उसको तो यही लगेगा कि यूएस ने किया है, तो वो क्या करेगा, वो यूएस पे बॉम्ब डाल देगा। तो यूएस का भी नुकसान हुआ, यूएसएसआर का भी नुकसान हुआ। एक पूरे तरीके से देखो तो वहाँ के जो नॉर्मल पीपल हैं, जो लोकल पीपल हैं, सिविलियन हैं, उनको भी प्रॉब्लम हो जाएगी, जबकि यूएस की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इस वजह से इसीलिए बोला गया है कि दोनों ही कंट्री को बहुत ही रैशनल और रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना है इन केस दे आर थिंकिंग। तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए आपके ये क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि आप कुछ पॉइंट्स बताइए कि यूएस ने जो बॉम्बिंग की थी जापान पे, हिरोशिमा और नागासाकी पे, तो क्रिटिक्स ने क्या क्रिटिसाइज़ किया था, क्या कह के, और कौन लोग थे, उन्होंने क्या कहा कि वो फेवर में थे। तो आप ये बताइएगा, और आप ये लिख सकते हैं कि देखिए, जो यूएस ने एक्शन किया था, जो हिरोशिमा और नागासाकी पे के ऊपर जो बम्बार्डमेंट किया था, जो न्यूक्लियर वॉर से उसमें मारा था, उसमें देखिए क्रिटिक्स ने क्या क्रिटिसाइज़ किया। दो चीज़ें उन्होंने कही। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब जापान वॉज अबाउट टू सरेंडर, तो ये तो अननेसेसरी था कि यूएस ने बॉम्बिंग की, ठीक है। ये क्रिटिक्स का पहला पॉइंट था जो उन्होंने कहा कि जापान जब ऑलरेडी सरेंडर करने को तैयार हो गया था, तो ये तो बेफालतू का आपने बम गिराया, पहले पॉइंट। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बोला कि देखिए उस समय क्या हो रहा था कि जो यूएस ने बॉम्ब इसलिए भी किया जापान पर, क्योंकि यूएसएसआर जो था उस समय वो अपनी मिलिट्री पावर, मतलब जो सैन्य शक्ति थी, वो एक्सपैंड कर रहा था कुछ एशियन रीजन में भी। तो क्योंकि अगर वो मिलिट्री अपना एक्सपैंड करता तो डेफिनेटली वो थोड़ा और पावरफुल हो जाता यूएसएसआर। तो उसको भी रोकने के लिए यूएस ने सोचा
सोचा कि हम जापान पे जब हम बॉम्ब कर देंगे, जब हम गिरा देंगे, तो डेफिनेटली वो भी उसके साथ ख़त्म हो जाएगा और फिर उनका भी पावर जो है वो डाउन हो जाएगा और यूएसएसआर एंड यूएस विल कंटिन्यू टू रिमेन एज अ सुपर पावर। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट जो है वो ये कहना चाह रहे थे कि मतलब जो ये क्रिटिक्स ने बोला कि ये 2 कारण थे, इसी वजह से यूएस ने बॉम्बिंग की। बट ऑल्दो मतलब मेन उनका मुद्दा ये था कि ये बिल्कुल एकदम ऐसा काम उन्होंने किया जो जो कि मतलब उनको करना ही नहीं चाहिए था, ये अननेसेसरी काम उन्होंने किया। बट देयर आर द सम पीपल हु सपोर्ट दिस एक्टिविटी। वो सपोर्ट में क्या कहते हैं कि देखो, वर्ल्ड वॉर जो चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 2 जो चल रहा था, उसमें बहुत ज़्यादा लाइव्स का डिस्ट्रक्शन हुआ, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिवास्टेट हुआ, हमारी इकोनॉमी बढ़ नहीं पाई, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। उस लॉस को रोकने के लिए कि और फर्दर कोई चीज़ बर्बाद ना हो, कोई फर्दर लॉस ना हो, इसके वजह से यूएस ने ड्रॉप किया 2 बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी पे, जिसके वजह से जो अब जो है वो कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे मतलब जो पूरा मैंने बताया ना कि जैसे पूरा जो यूरोप होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था जब ये 2 ब्लॉक्स बने थे, यूएस और यूएसएसआर। अब डिवाइड क्योंकि कुछ लोग यूएस के साथ जा रहे थे, कुछ लोग यूएसएसआर के साथ जा रहे थे, तो पूरा जो वर्ल्ड है वो पूरा वर्ल्ड कह रहा है, जो पूरा यूरोप है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था। तो जो यूरोप था, जो वेस्ट यूरोप की जितनी भी सारी कंट्रीज थी, दे वर गोइंग और दे वर ज्वाइनिंग द कैपिटलिज्म। ठीक है, और यानी जो यूएसए की पॉलिसी थी उसको ज्वाइन कर रहे थे। दूसरी तरफ जो ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज थी, वो सब यूएसएसआर को ज्वाइन कर रही थी, यानी कम्युनिज्म पैटर्न को ज्वाइन कर रही थी। तो वही वो बोल रहा है, द वेस्टर्न अलायंस विच इज हेडेड बाय द यूएस रिप्रेजेंटेड द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म। लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म आप यूएस को ले सकते हैं, वहाँ पे डेमोक्रेसी भी है, फुल डेमोक्रेसी, एंड कैपिटलिज्म ऑल्सो इज देयर। And while the Eastern Alliance headed by the Soviet Union was committed to the ideology of socialism and communalism। ठीक है, अब यहाँ पे 2 वर्ड यूज़ हुआ है, कम्युनिज्म का मैंने आपको मतलब बता दिया कि जिसमें जब सब कुछ जो होता है वो स्टेट ओन्ड यानी सरकार के कब्जे में होता है, और सोशलिज्म मतलब जहाँ पे सरकार के कब्जे में होता है लेकिन सरकार का मेन प्रॉफिट क्या होता है, मेन एम होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सोशल सर्विसेज सोशल वेलफेयर का इनका एम होता है। ठीक है, मतलब चीज़ों को सस्ते रेट पे, एलपीजी और ये सारी चीज़ें जो है वो सस्ते रेट पे प्रोवाइड कर दें ताकि लोग को खाने पीने या जो बेसिक नेसेसिटीज़ की प्रॉब्लम है वो ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉलो कर रहे थे। Now let's start the another topic, that is the emergence of the 2 block। अब देखिए, emergence of 2 blocks का मतलब क्या होता है। ब्लॉक मतलब एरिया, ब्लॉक मतलब डिवीजन, ब्लॉक कर दिया हमने। ब्लॉक्स नैटो इज नॉट वो व्हाट्सएप वाला ब्लॉक नहीं, ये ब्लॉक मतलब जो डिवीजन होता है वो ब्लॉक। ठीक है, तो इसमें 2 अब क्या होता है ना कि जब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर 2 पावर जो होती है वो बन जाती है यूएस और यूएसएसआर, तो हमने आपको बताया था कि ये अपने रिस्पेक्टिव अलायंस फॉर्म करने लगती हैं। अलायंस इन द सेंस कि मतलब वो कुछ कंट्रीज़ को अपने साथ मिला के ग्रुप बनाने लगते हैं, जिससे कि उनका पावर भी बढ़ जाए और उनके साथ कई लोग भी हो जाएं, कई कंट्रीज़ भी एक साथ आ जाएं। जैसे ग्रुप फॉर्म करना कि ठीक है, ए अपना ग्रुप फॉर्म किया, बी भी अपना ग्रुप फॉर्म किया, वैसे। तो यहाँ पर भी यही है कि जो 2 पावर ब्लॉक्स हैं वो अपना अलायंस फॉर्म करती हैं। ठीक है, तो अलायंस इन द सेंस क्या, अलायंस कैसे सेंस में फॉर्म करती हैं, ये जो 2 सुपर पावर थे वो दिन ब दिन जो थे वो अपना एरिया एक्सपैंड करते जा रहे थे। तो इससे होता क्या है ना कि जो पूरा यूरोप था वो 2 सेक्शन में बढ़ गया था। जो वेस्टर्न यूरोप की जितनी भी कंट्रीज़ थी उन्होंने यूएस की आइडियोलॉजी या यूएस को फॉलो किया। ठीक है, जिसको वो बोला जाता है वेस्टर्न अलाइंस बोला जाता है। और जो ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ थी उन्होंने यूएसएसआर को फॉलो किया, यूएसएसआर की आइडियोलॉजी को फॉलो किया, कम्युनिज्म को फॉलो किया, तो ये ईस्टर्न अलाइंस कहलाया। ठीक है, ये ऊपर से हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या बताता है कि अब जो इन्होंने ये बनाया, जो अलायंस बनाया, तो कैसे बनाया। डेफिनेटली दे मस्ट हैव साइन सम काइंड ऑफ अ ट्रीटीज बिटवीन देमसेल्फ। तो क्या ट्रीटी थी, देखो, जब यूएस ने वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ अलायंस बनाया तो उन्होंने अलायंस बनाते वक्त एक ट्रीटी साइन की थी, दैट इज़ नेटो वॉज साइन ऑन द 4 अप्रैल 1949। 4 अप्रैल 1949 में उन्होंने अपना एक अलायंस बनाया था जिसको नेटो, अमेरिका ने बनाया था अपने वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ। वेस्टर्न कंट्रीज़, यूरोप की जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी उसके साथ उन्होंने अपना अलायंस बनाया था नेटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो बनाया था नेटो, उसने 12 कंट्रीज़ के साथ ये ट्रीटी साइन की थी।
और जब ये ट्रीटी उसने साइन कर ली 12 कंट्रीज़ के साथ, तो साइन करने के बाद उसने ये डिक्लेयर किया कि ये जो 12 कंट्रीज़ हैं वो अब एक ग्रुप बन गई हैं, और इन केस अगर कोई भी अटैक इन 12 कंट्रियों में से किसी एक पर भी अटैक होता है तो डेफिनेटली इसका मतलब होगा कि वो पूरे एक नाटो पे अटैक हुआ है, जिसमें कि हम सब उसका एक साथ मिलके बदला लेंगे। तो ये उन्होंने बोला, ठीक। इन द सेम वे ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ जो ईस्टर्न कंट्री का जो ग्रुप फॉर्म हुआ, यूएसएसआर ने जो अपनी अलायंस बनाई वो यूरोप के ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ बनाई थी, और उन्होंने जो अपना अलायंस फॉर्म किया था, जो अपना ट्रीटी साइन किया था, वो साइन किया था 14 मई इन 1955, ठीक है। यहाँ पे आपके डेट मेंशन नहीं है, बट आई एम गिविंग यू द एक्चुअल डेट कि किस दिन है। जस्ट तो ओके, अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया कि कैसे कैसे उन्होंने अपना अलायंस फॉर्म किया, क्या क्या किया, कैसे कैसे किया। फिर नैम भी फॉर्म हुआ, यूएस ने अपनी ट्रीटी नाटो बनाई, अपना ऑर्गेनाइजेशन के अलायंस नाटो बनाया, और यूएसएसआर ने अपना अलायंस वार्सो पैक्ट बनाया। फिर यूएस ने अपना ईस्ट और साउथ ईस्ट और वेस्ट मिडिल ईस्ट में भी उसने अपना जो है वो अलायंस सिस्टम को एक्सपैंड किया था, सीटो और सेंटो को फॉर्म करके, और नैम भी फॉर्म हो गया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है, क्योंकि जब मैं पढ़ा रही होंगी पहले और जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि आप पूछे होंगे अपने आप से, यू मस्ट हैव आस्क्ड टू योरसेल्फ कि ऐसा क्या रीज़न आ गया कि सुपर पावर को इतना अपना एलाइज बनाने की ज़रूरत आ पड़ी, क्योंकि दे आर वेरी वेल डेवलप एंड फुल इन देमसेल्फ। क्योंकि वो इसीलिए तो सुपर पावर कहला रहे थे कि वो अपने आप में पूरी तरीके से फुल है, उनको किसी की हेल्प चाहिए ही नहीं। तो फिर क्या ऐसा रीज़न आ गया कि उनको इन छोटी छोटी कंट्रीज़ को अपने साथ मर्ज करना पड़ा, ठीक है। यू मे आस्क व्हाई द सुपर पावर्स नीड एनी अलायंस एट ऑल, allies at all. After all, with their nuclear weapons and regular armies, they were so powerful that the combined power of the most of the smaller state in Asia and Africa and even in the Europe was no match to that of the superpowers. कि अगर ये जिन जिन कंट्रियों को मिला रही हैं, और अगर हम एशिया के कंट्रीज़ को, अफ्रीका के कंट्री को मिला लें, इवन हम यूरोप की कंट्रीज़ को भी मिला लें, तो उनके जितना पावर न्यूक्लियर वेपन्स में और टेक्नोलॉजी वगैरह में तो हम देख ही नहीं पाएंगे। तो क्या ऐसा रीज़न था कि वो मिला रही थी? लेकिन फिर भी येट द स्मॉलर स्टेट्स वर हेल्पफुल फॉर द सुपर पावर्स इन गेनिंग द एक्सेस टू। अब देखो, सुपर पावर्स इन छोटे छोटे स्मॉल स्टेट्स को क्या कर रही थी, क्यों ज्वाइन कर रही थी? ऐसे तो दे वर वेरी वेल डेवलप इन देमसेल्फ ओनली, लेकिन उनका मेन कुछ रीज़न है, कुछ सर्टेन पॉइंट्स हैं जो बताए गए हैं हमारे बुक में कि क्यों ज्वाइन करें। तो देखो, both the countries, both the superpower that is US and USSR were rival to each other. एक दूसरे के बिल्कुल कट्टर दुश्मनी थे, ठीक है, कट्टर दुश्मनी थी, कैसे भी करके हर चीज़ को निकलवाने की कोशिश करते थे। तो अब जब ये अपना एली बना लेंगे हर छोटे छोटे स्मॉल स्टेट को, इसका मतलब है कि यूएस का कब्ज़ा बहुत दूर तक हो गया और यूएसएसआर का भी कब्ज़ा बहुत दूर तक हो गया। तो इससे क्या होता है कि पहली बात तो जब वो छोटे छोटे स्टेट्स को अपने साथ रखते हैं तो उनको फ़ायदा होता है कि रिसोर्सेज का फ़ायदा होता है, उनको ऑयल, मिनरल्स और कुछ जैसी चीज़ें जो वाइटल रिसोर्सेज होते हैं उनको मदद मिलती है, रिसोर्सेज मदद मिलती है। और दूसरी तरफ ये दूसरा पॉइंट ये होता है कि वो अपने एली के टेरिटरी में जाकर अपने सामने वाले राइवल पे एक स्पाई वाला काम भी कर सकते हैं, जासूसी करवा सकते हैं कि ज़रा देखो सामने वाले जो हमारा दुश्मन है उसके यहाँ पे क्या हो रहा है। और तीसरी बात ये है कि अगर इन केस कोई वॉर होता है या कुछ भी होता है तो हमारी जो आर्मी है, जो यूएस की आर्मी है, वो दूर दूर तक उस जगह पे फैलाई जा सकती है, हमारा ट्रूप्स वहाँ पर रह सकता है, वहाँ पे काम कर सकता है, हम अपना मिलिट्री बेस बना सकते हैं वहाँ पर। ये और चौथी पॉइंट ये होती है ना कि ये जो स्मॉल स्मॉल एली बनाई गई थी, ये इनके यूएस या यूएसएसआर की आर्मी को सपोर्ट भी करती थी, कुछ कंट्रीब्यूट करके, कुछ पे करके उनके मिलिट्री एक्सपेंस के लिए। तो व्हाट वर द 4 रीजंस? कुछ 4 रीज़न ये बताए गए हैं कि क्यों छोटे छोटे कंट्रीज़ को ज्वाइन करती थी। एक तो स्मॉल रिसोर्सेज वाइटल रिसोर्सेज के लिए, जैसे कि ऑयल और मिनरल जैसी चीज़ें उन्हें मिल जाएगी। दूसरा, वो अपने टेरिटरी जब उनकी एक्सपैंड हो जाएगी ऐसे, तो वो क्या कर पाएंगे, वो अपने सामने वाले राइवल कंट्री के ऊपर स्पाई कर सकते हैं। तीसरा ये हो सकता है कि वो अपने मिलिट्री को लॉन्च कर सकते हैं, मिलिट्री आर्मी या ट्रूप्स को उस जगह पे लॉन्च कर सकते हैं, या अपना बेस बना सकते हैं मिलिट्री का। और चौथा ये होता है कि ये जो छोटे छोटे कंट्रीज़ है ना, ये इनके मिलिट्री एक्सपेंस उठाती थी और इनके मिलिट्री में सपोर्ट करती थी, फाइनेंशियली भी थोड़ा थोड़ा खर्चा देती थी कि तुम लो भैया हमसे ले लो और अब मिलिट्री को मेंटेन करो, ठीक। They were also important for the ideological reason. The loyalty of allies suggested that the superpowers were winning the war of ideas as well. That
लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म वर बेटर देन सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म और वाइस वर्सा। अच्छा, दूसरी तरफ एक इस वजह से तो था ही कि वो सुपर पावर थे, दूसरी तरफ ये भी था कि जो उनका आइडियोलॉजी था दोनों का, दैट इज़ लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म ऑफ यूएस और कम्युनिज्म और सोशलिज्म यूएसएसआर की आइडियोलॉजी थी। तो दोनों की आइडियोलॉजी मतलब लोगों को इतनी पसंद आ रही थी कि आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में भी वो विन कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, इस वजह से लोग इनको ज्वाइन करना स्टार्ट कर रहे